हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम चोलास वाला टॉपिक कर रहे थे क्लास 7th में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक उनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया है, उनका किस तरीके से वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, क्या क्या टैक्सेस कलेक्ट करते थे, कौन से उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, इंपॉर्टेंट रूलर्स और दूसरी कुछ डायनेस्टीज भी डिस्कस की है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो चोलास थे वो कितने टाइप के लैंड ग्रांट्स देते थे, यानी लैंड को कितने वेरिएशंस में या वेराइटीज में वो लोगों को गिफ्ट करते थे, किस वेराइटी में वो ब्राह्मणों को गिफ्ट करते थे। ये सारी चीजें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशंस सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। जो चोलास का इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, चोलास के जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसमें बहुत सारी वेराइटीज ऑफ लैंड मेंशन्ड हैं। उसमें से हम कुछ वेराइटी ऑफ लैंड को डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला है आपका वेलन वेगई, विच इज लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोपरीटर्स, यानी कि जो किसान वर्ग ब्राह्मण नहीं है, उनकी जो जमीन है उनको अगर कोई ग्रांट दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलन वेगई। ठीक है। दूसरा है आपका ब्रह्मदेया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका यूपीएससी तक के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। यूपीएससी समझते हैं आप, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का, जिसमें आपको डायरेक्टली आईएएस आईपीएस की पोजीशंस पे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। सो ये सारी बातें होगी। ब्रह्मदेया क्या होता है? लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों को जो गिफ्ट में मिलती है लैंड, उसको हम कहते हैं ब्रह्मदेया। समझे? इसके बाद थर्ड कैटेगरी है हमारी शाल भोग की, जिसका मतलब होता है कि स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड दी जाती है, कि भी हाँ एक स्कूल है, वो अच्छी तरीके से काम कर पाए, इसीलिए उस स्कूल को हमने कुछ लैंड गिफ्ट कर दी। तो उस लैंड से कुछ भी अगर रेवेन्यू आएगा, कुछ भी खाने पीने का सामान आएगा, उसको बेच के उस स्कूल का काम चलाया जा सकता है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, वो है हमारी देवदान की या फिर तिरुनामट्टू कन्नी। देवदान बोले तो जो दान हम देवों को दे रहे हैं, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रांट है लैंड का जो हम टेम्पल्स को गिफ्ट करते हैं, कि भाई टेम्पल का खर्चा अच्छे से निकलता रहे। जो भी एक लैंड हमने उनको गिफ्ट कर दिया, वहां से जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी टैक्स आ रहा है, उससे टेम्पल का काम बढ़िया तरीके से चलता रहे। इसके बाद हमारी जो लास्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है पलिच्छ छंदम की, विच इज लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। जैनों को जो राजाओं के द्वारा लैंड गिफ्ट मिलती थी अपनी मोनास्ट्रीज खोलने के लिए या अपने साधुओं के लिए रहने की जगह बनाने के लिए, उस लैंड को कहते थे पलिच्छ छंदम। ठीक है। We have seen that Brahmanas often received land grants और ब्रह्मदेया। आपको पता है ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट मिलता है वो ब्रह्मदेया होता है। अभी अभी पढ़ा ना, यहाँ पे देखिए ये रहा ब्रह्मदेया। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन द कावेरी वैली एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। जब से ये ट्रेडिशन चला ना, चोल शासकों ने जब से ब्राह्मणों को लैंड देनी शुरू की, उसके बाद से आप देखेंगे कि इतिहास में उस पॉइंट के बाद से, जब से चोलाज ने ब्राह्मणों को लैंड गिफ्ट करना स्टार्ट किया, उस पॉइंट के बाद से पूरे साउथ इंडिया में एंड स्पेशली चोलास का जो किंगडम था कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास, वहां पे बहुत सारे ब्राह्मणों के सेटलमेंट्स आपको उभरते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारी कॉलोनीज ब्राह्मण अपनी एस्टेब्लिश करते हैं, वहां पे फैमिलीज आके रहना स्टार्ट करती हैं ब्राह्मणों की। ईच ब्रह्मदेया वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा, एक असेंबली या फिर एक सभा हर एक ब्रह्मदेया का ध्यान रखती थी। ब्रह्मदेया क्या है? गिफ्ट या फिर ग्रांट जो कि राजा ने ब्राह्मणों को दिया है। Okay, these assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions. जो भी decisions ये assemblies या सभाएं लेती थी, उनको बहुत डिटेल में inscriptions पर mention किया गया है। And often on the stone walls of temples, associations of traders known as nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. सिर्फ ये जो सभा थी यही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती थी, इसके अलावा मर्चेंट्स यानी व्यापारियों के जो एक संघ होता है, ग्रुप होता है व्यापारियों का, जो एक यूनियन होती है, जिसको उस टाइम पे नगरम कहा जाता था, नगरम, वो भी कभी कभी इन टाउन्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी, यानी कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाने में, उन शहरों को अच्छे से चलाने में वो मदद करती थी, राजा की भी और वहां के लोगों की भी। Inscriptions from Uttara Merur in Chingalput district, Tamil Nadu
प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो इंस्क्रिप्शन हमें उत्तरामेरूर से मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके से सभा को ऑर्गेनाइज किया जाता था। उत्तरामेरूर क्या है, एक जगह है चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल एक्सेट्रा। Names of those eligible to be members of these communities were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the ticket one by one for each committee. अब क्या था कि जैसे आप देखिए केंद्र सरकार जो है हमारी, भारत सरकार जो है, आप देखेंगे जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके बाद कुछ मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कोई एक मिनिस्टर हमारा क्या बन गया, रेलवे मंत्री बन गया, ठीक है, कोई एक मिनिस्टर हमारा एग्रीकल्चर मंत्री बन गया। तो इस तरीके से पोर्टफोलियोज डिवाइड किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। चोलास के टाइम पे भी, चोल वंश के समय में भी जो ये सभाएं थी जो ब्रह्मदया को संभालती थी, उन सभाओं में सभी कामों के लिए सेपरेट कमेटीज थी। अब काम क्या क्या हो सकते हैं कि भाई एक एक कमेटी हमने ऐसी बना दी, सभा के अंदर ही एक सब कमेटी बना दी जो सिर्फ गार्डन्स का ही ध्यान रखेगी, ठीक है। एक सभा के अंदर हमने कमेटी ऐसी बना दी जो सिर्फ और सिर्फ रोड्स का ही ध्यान रखेगी। एक कमेटी ऐसी है जो टेम्पल्स का ध्यान रखेगी। एक कमेटी ऐसी है जो ड्रेनेज यानी कि सीवेज वगैरह जो है उसका ध्यान रखेगी। इस तरीके से कमिटीज बनी हुई थी विद इन द सभा। सभा के अंदर ही छोटी छोटी और कमिटीज थी जो अलग अलग कामों को संभालती थी। लेकिन कौन कौन सी कमेटी का हिस्सा बनेगा, इस चीज का डिसीजन कैसे लिया जाता होगा? इस चीज का डिसीजन लिया जाता था पाम के पत्ते पर उन लोगों के नाम लिखकर। जिन जिन लोगों को कमिटीज का हिस्सा बनना था वो अपना नाम एक पाम के लीफ पर लिखकर एक मटके में डाल देते थे। उसके बाद जब भी मान लीजिए किसी कमेटी का नाम आया, मान लीजिए कि हम गार्डन संभालने वाली कमेटी के लिए व्यक्तियों को इलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो किसी भी एक छोटे बच्चे को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे भाई तो अंदर से एक पत्ता निकाल। जो भी उसके हाथ में पत्ता आया उस पर जिसका नाम होगा वो उस कमेटी का मेंबर बन जाएगा। इस तरीके से इलेक्शंस होते थे, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, हु कुड बी ए मेंबर ऑफ सभा। अब आप मुझे बताइए कि सभा का मेंबर बन कौन सकता था? कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। जैसे आज के दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 साल चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है उसके लिए भी एक एज फिक्स है। राज्यसभा का मेंबर बनना उसके लिए भी एक एज फिक्स है। लोकसभा का मेंबर बनना उसके लिए भी एक मिनिमम एज फिक्स है। इसके अलावा बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं भारत में जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे एक कैटेगरी भी फिक्स है कि यहाँ से सिर्फ जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वही इलेक्शंस लड़ सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं। सो आप मुझे बताइए उस टाइम पे जो जो ये जिस सभा की हम बात कर रहे हैं ब्रह्मदया में, उस सभा के मेंबर्स कौन कौन बन सकते होंगे? द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन, ये सारी बातें उत्तरामेरूर के इंस्क्रिप्शन में गिवन है। अब इस टाइम तक, बाय दिस टाइम मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इंस्क्रिप्शन का मतलब पता होगा। क्या होती है भाई इंस्क्रिप्शन? किसी भी हार्ड चीज पर अगर हम गोद गोद के कोई चीज छाप देते हैं उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये जनरली या तो स्टोन के ऊपर लिखे जाते हैं या फिर ये मेटल के पीसेस के ऊपर लिखे जाते हैं। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं हर बार वही देती हूँ कि आप अपने दादी नानी के जो बर्तन हैं या फिर अपनी मम्मी की शादी में जो बर्तन आए हुए हैं, उन बर्तनों को कभी ध्यान से देखना। उनके नीचे कहीं ना कहीं आपकी मदर का नाम लिखा हुआ होगा या आपके फादर का नाम लिखा हुआ होगा। और वो नाम ऐसा नहीं है कि पेन उठा के लिख दिया, वो नाम बहुत हार्ड किसी एक पॉइंटेड किसी चीज के साथ, किसी सुई वगैरह के साथ उन बर्तनों पर गोदा गया है। सो वो भी क्या है? एक तरीके का इंस्क्रिप्शन है। अब पढ़ लेते हैं कि उत्तरामेरूर के इंस्क्रिप्शन में क्या गिवन है। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? सबसे पहला एक कंडीशन मान लीजिए कि जिसको भी सभा का मेंबर बनना है उसके पास खुद की जमीन होनी चाहिए। और वो जमीन ऐसी नहीं कि ऐसे ही किसी भी बंजर इलाके की जमीन हो, वो जमीन ऐसी होनी चाहिए जिससे टैक्स कलेक्ट करता हो राजा, ठीक है। सेकंड आपकी जो कंडीशन है वो ये है, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, कि जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है सभा का, उनका खुद का एक घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, यानी 35 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए उनकी। They should have knowledge of the Vedas, वेदों का उनको ज्ञान होना चाहिए। They should be well versed in administrative manners and honest, उनको honest होना होगा। उसके अलावा उनको एडमिनिस्ट्रेशन के जो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उसकी समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. अब मान लीजिए कि मैं हूं और मैं पिछले 3 साल 4 साल से 5 साल से मैं पिछले 5 साल से जो टेम्पल की रखवाली, टेम्पल की जो देखभाल करती है कमेटी, उसकी मेंबर हूँ। और अभी रिसेंटली मान लीजिए कि लास्ट मंथ नई कमेटी का चुनाव हो गया और मैं अब टेम्पल कमेटी का हिस्सा नहीं रही, तो अगले 3 साल के लिए मैं किसी भी और कमेटी का भी हिस्सा नहीं बन सकती। यानी किन्हीं भी 2 अपॉइंटमेंट्स के बीच में अगर आपको अपनी कमेटी चेंज करनी है तो आपको मिनिमम 3 साल का गैप देना जरूरी है। Anyone who has not submitted his accounts and those of relatives cannot contest for the elections. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी डिटेल्स नहीं जमा करवाई है या फिर अपने रिश्तेदारों की डिटेल्स नहीं जमा करवाई है, वो सभा के इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो सकता। While inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from Periya Puranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. जनरली क्या होता है, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हमें बड़े बड़े अमीर लोगों के बारे में बताते हैं, राजाओं के बारे में बताते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन पेरिया पुराणम ये एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो 12th सेंचुरी में लिखा गया था और ये उस समय के जो आम आदमी का जीवन होता था उसके बारे में हमें बताता है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदानुर was a small hamlet of Pulayas, a name used for a social group considered outcasts by Brahmins and Vellallas. अदानुर की बात हो रही है, एक जगह है अदानुर, उसके बाहर बाहर का जो इलाका है, उस शहर का जो एक बाहरी इलाका होता है ना, वहां पे कुछ लोग रहते हैं जिनको हम पुलैयास कहते हैं। वो पुलैयास जो है उनको ब्राह्मण और ये जो वेलल्लास कास्ट है ये आउटकास्ट समझती है, यानी सोसाइटी से बाहर का समझती है। Studded with small huts under old thatched and inhabited by agrarian laborers engaged in menial occupations. अब ये जो जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि पुलैयाज रहते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में इंसान रहते कैसे हैं? ये जो लोग हैं वो बहुत छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। इनकी जो छतें हैं घरों की वो कच्ची हैं, यानी कि फूसे की बनी हुई छतें हैं। और ये जो लोग हैं ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, यानी दूसरों के खेतों में काम करते हैं। और वैसे भी कोई छोटा मोटा अगर शहर में काम हो जाता है तो वो काम भी यही लोग करते हैं, रोड की सफाई से लेकर नालों की सफाई से लेकर सब कुछ, ठीक है। In the threshold of the hut, covered with strips of leather, little chickens moved about in groups. इन्हीं के घरों के आसपास कुछ कुछ अंधेरी वाली जगहों पे आपको कुछ मुर्गियां देखने को मिलेंगी, उनके बच्चे देखने को मिलेंगे। Dark children who wore bracelets of black iron were prancing about carrying little puppies. उन बच्चों के कलर कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताया है जो उन कॉलोनीज में खेल रहे होते हैं। बताया है कि काले रंग के कुछ बच्चे हैं, उनका स्किन कलर बहुत डार्क है और वो लोहे के ब्रेसलेट्स पहनते हैं। और वो बच्चे यही यहाँ वहाँ जो छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने के लिए भागते रहते हैं। इन द शेड ऑफ मरूडू अंजना ट्री, अ फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ शीट ऑफ लेदर, यानी कपड़े की एक शीट लेकर, कपड़े यानी कि कोई चुन्नी वगैरह लेकर या फिर लेदर का कोई टुकड़ा लेकर उसके ऊपर एक महिला ने अपने बच्चे को सुला रखा है। There were mango trees from whose branches drums were hanging, and under the coconut palms, in little hollows of the ground, tiny-headed bitches lay after whelping. The red-crested crocs crowned before dawn, calling the brownie. कहने का मतलब ये है कि उनकी कंडीशंस के बारे में बताया है, कौन से पेड़ लगे हुए हैं उनके घरों के आसपास, कौन से जानवर वहां देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे मुर्गे हैं जिनके हेड रेड है, रेड हेड वाले मुर्गे हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। Calling the brownie pulayars to their day's work, and by day under the shade of the kanji tree spread the voice of wavy haired pulaya women singing as they were husking paddy. बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि कैसे सुबह सुबह जो मुर्गे हैं वो कुकड़ू कू करके लोगों को उठा देते हैं कि चलो तुम्हारा काम करने का एक और दिन शुरू हो गया है। शाम को अगर आप देखेंगे तो आपको वहां की जो महिलाएं हैं वो गाना गाती हुई दिखेंगी, जबकि वो क्या कर रही हैं, आसपास के खेतों में वो जो ये चावल होता है इसकी खेती को काट रही होती हैं, इसको संभाल रही होती हैं। उस टाइम पे वो आपको गाना गाती हुई भी दिखेंगी। सो ये वहां की नॉर्मल लाइफ के बारे में बताया गया है। China under the Tang dynasty. In China, an empire was established under the Tang dynasty, which remained in power for about 300 साल। तकरीबन 300 साल तक चाइना में जो तांग डायनेस्टी स्थापित हुई उसने राज किया।
फ्रॉम द 7th to the 10th centuries, उसी सी टाइम की बात है जब हम किसकी बात करते हैं, when we talk about चोलास। जब जिस समय काल में चोलास रूल करते थे उसी समय काल में चाइना में तांग डायनेस्टी थी। और इस तांग डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी शियान। शियान जो थी वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज है दुनिया की, और वहां पे तुर्की भी आते थे, तुर्की के लोग भी आते थे, ईरान के लोग भी आते थे, इंडियंस भी जाते थे, जापानीज एंड कोरियंस भी आते थे। The Tang Empire was administered by a bureaucracy recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. तांग डायनेस्टी में जो ब्यूरोक्रेसी थी, यानी कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते थे, जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, उन सभी ऑफिसर्स का सिलेक्शन जो है वो एक एग्जाम के थ्रू होता था, सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भी सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, जो भी सर्विसेज में आना चाहता है, वो उस एग्जाम में बैठ सकता था। This system of selecting officials remained in place with some changes till 1911। यानी चाइना को आप मान सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना एक ऐसा देश है जिसमें ब्यूरोक्रेसी यानी ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए एग्जामिनेशन कई सेंचुरी से होता हुआ आ रहा है। यानी 1000 साल पहले भी वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे जो लोगों का सिलेक्शन होता था उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। ये जो प्रोसेस है जो तांग डायनेस्टी ने शुरू किया था, ये एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, ये तकरीबन 1911 तक यूं का यूं ही रहा। थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे, पर 1911 तक ये कंटिन्यूड रहा। उसके बाद कुछ डेकेड्स के लिए इसको बंद कर दिया गया, और अब तो आप जानते ही हैं चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। वैसे वहाँ पे नॉर्मल एग्जाम्स वगैरह होते हैं सिलेक्शन प्रोसेसेस के लिए, लेकिन फिर भी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन शी जिनपिंग, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। In what ways was this system different from those prevalent in the Indian subcontinent? Indian subcontinent में तो वही है, कोई राजा है, उसका कोई रिश्तेदार है, भाई बंधु है, तो राजा उसी को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन थमा देगा कि भाई तू संभाल ले इस चीज को। लेकिन चाइना में इसी चीज के लिए कंपटीशन होता था। चाइना में फिटेस्ट ऑफ द फिट, यानी कि जो सबसे अच्छा सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था उसको ही अपॉइंट किया जाता था। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में आप मान सकते हो कि नेपोटिज्म जिसको हम कहते हैं, आज के दिन बहुत 2 साल पहले पिछले साल बहुत फेमस हुआ था नेपोटिज्म का जो डिबेट है। तो वो जो नेपोटिज्म का डिबेट है वो आज का ही डिबेट नहीं है, वो कई हजार साल से इंडिया में फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी पावर में होता है वो सोचता है कि मैं अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बंधुओं को पावर में ही लेके आऊं, अच्छी लाइफ उन्हें मैं दे पाऊं, अगर मैं कुछ उन्हें सपोर्ट कर पाऊं तो उससे अच्छा क्या होगा। लेकिन चाइना में मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शंस होते थे। इसी के साथ भैया आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। चोलास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और चौहान्स के बारे में, प्रतिहारों के बारे में, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में काफी कुछ आपने सीखा है। सो दिस क्लास वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाई स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।